2022 में होने वाली रीट पात्रता परीक्षा को मैंने भी दिया था और मैंने भी इस परीक्षा को पहली ही बार में जो है वो क्वालिफाई कर लिया था। मेरा जो पेपर था वो पेपर सेकंड था और 112 मार्क्स यानी कि 74% मार्क्स मुझे आए थे और साइंस एंड मैथ्स सब्जेक्ट में मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था। इसमें मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी था और लैंग्वेज 2 जो था वो इंग्लिश था। पहली बार में ही मैंने इस परीक्षा को पास किया था विदाउट एनी कोचिंग। तो किस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को पास किया था और क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से नोट्स को मैंने प्रिपेयर किया था, तो वही मेरे साइंस के नोट्स अपडेट करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं टोटल आप लोगों के साथ में काफ़ी सारी क्लासेस 6 से 7 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ और उस क्लासेस के दौरान मैं 2 टॉपिक्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 3 होने वाला है और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। और ये जो नोट्स है उसके सोर्स जो है वो एनसीईआरटी बुक्स है। 7th और 10th क्लास की बुक में आप लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को जो है वो 6 to 10 तक की बुक्स पढ़नी होती है। 6th क्लास में, 8th क्लास में और 9th क्लास की जो बुक्स एनसीईआरटी की उसमें श्वसन तंत्र से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। 7 एंड 10th क्लास की बुक में ही जो है वो श्वसन तंत्र के बारे में दिया गया है और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है उसको प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। सबसे पहले जैसे कि अगर हम बात करें श्वसन तंत्र की या श्वसन की या रेस्पिरेशन की, तो बहुत ईजी है और बहुत ईजी वे में समझा जा सकता है कि ऑक्सीजन युक्त जो शुद्ध वायु होती है उसको ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध वायु होती है उसको त्यागते हैं, वो श्वसन कहलाती है। ये तो सिर्फ एक बेसिक है, लेकिन इस तरीके की चीजें जो है वो परीक्षा में नहीं आती है। मेन जो चीजें आएगी वो मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताती जाऊंगी। देखिए, ऑक्सीजन के द्वारा भोजन यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा जल H2O और CO2 का निर्माण होता है, वह ऊर्जा मुक्त होती है। अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो यही जो होती है वो श्वसन की परिभाषा होती है। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है और ऊपर अभी हम लोगों ने देखा कि जो भोजन यानी कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होता है और यह जो पूरी की पूरी श्वसन की प्रक्रिया है वो शरीर की कोशिकाओं में होती है और इसीलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन यानी मनुष्य में कौन सा श्वसन होता है, तो मनुष्यों के अंदर कोशिकीय श्वसन होता है, क्योंकि ये मनुष्य की कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में भी स्पेशली कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और पादपों में देखिए, ये तो हो जाती है मानव की बात। पादप क्या करते हैं, पादप जो होते हैं वो ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं हम और वही ऑक्सीजन को हम लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज यानी कि 6,6H12O6 जिसका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति और जल और 38 एडीपी होते हैं। एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाई फास्फेट यानी कि एनर्जी, और इसका जब विघटन हो जाता है तो क्या बनती है, जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, जिसका उपयोग हम शरीर की कोशिकाओं में करते हैं। राइट, ये तो अभी हम लोगों ने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, इसी डेफिनेशन को जो है वो साइंटिफिक तरीके से यानी कि विज्ञान के तरीके से बताया गया है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल में और ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, तो उसके द्वारा CO2 बनती है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। आगे हम लोग और देख लेते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं, यानी कि जब ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन, वायवीय यानी कि वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब इसके द्वारा क्या बनता है, देखिए ग्लूकोज जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब विघटित होता है तो CO2 बनता है, जल बनता है और 36 से 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। उसके बाद में देख लेते हैं अवायवीय यानी कि अनऑक्सी श्वसन। जब ग्लूकोज या भोजन का विखंडन होता है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अवायवीय यानी कि बिना वायु के, अवायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं। अवायवीय श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है और ये जो टॉपिक है ना अवायवीय श्वसन से रिलेटेड, इसमें से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारणी, इसीलिए मैंने इस टेबल को जो है वो अलग से बनाया है। अवायवीय श्वसन देखिए 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो हम अधिक परिश्रम करते हैं तब मनुष्य द्वारा, मसल्स में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण ही शरीर के अंदर दर्द और थकान होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया द्वारा जो है वो दर्द होता है, शरीर में मसल्स में थकान होती है, क्या रीजन है
क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज है वो किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में। और दूसरा जो अवायवीय श्वसन होता है वो जीवाणु और कवक द्वारा होता है। इसमें ग्लूकोज किस में बदल जाता है? अल्कोहल में, CO2 में, और 2 ATP बन जाती है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो किस किस में बदल जाएगा? एक तो अल्कोहल, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, CO2 बनेगी और 2 ATP बनेगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एक नोट जो इंपॉर्टेंट है कि वायवीय श्वसन यानी ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन करता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है वो आंशिक अपघटन करता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में कि मानव श्वसन तंत्र जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा होता है श्वसन मांसपेशियां। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊपरी श्वसन तंत्र। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ में ये जो श्वसन तंत्र है उसको डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, श्वसन तंत्र के बहुत सारे भाग होते हैं। सबसे पहले नाक होता है, नाक से हम लोग श्वास लेते हैं। अगर हम लोग नाक से श्वास न ले पाए तो हम मुंह से श्वास लेते हैं। श्वास होता है वो हमारी ग्रसनी में आता है, और वहां से यह जो है वो श्वास नली कौन सी है? देखिए, आप लोगों को यहाँ पर 2 तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। जो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे जो ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई है, वो ये श्वास नली है। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो श्वास नली को खुला और बंद करने में हेल्प करते हैं। पिंक कलर के आप लोगों को दिख रहे हैं वो फेफड़े हैं, और बाहर की तरफ पसलियां हैं। 2 फेफड़े होते हैं, और नीचे की तरफ जो होता है वो डायाफ्राम होता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी जो है वो श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र जो होता है इसके अंदर निम्न भाग आते हैं। पहला आता है नाक यानी नासिका, जो मुख्य श्वसन अंग होता है, और यहाँ से हमेशा शुद्ध वायु ग्रहण की जाती है। दूसरा आता है मुख, जो द्वितीय श्वसन अंग होता है, और यहाँ से हम जो है वो अशुद्ध वायु ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में आता है स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स, और नासिका के द्वारा क्या होती है? वायु अंदर लेते हैं। ये तो हो जाता है ऊपरी श्वसन तंत्र। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं निचला श्वसन तंत्र। इसके भी निम्न भाग होते हैं। पहला आता है श्वास नली। अभी हम लोगों ने देखा ना श्वास नली, यहाँ पर अभी मैंने बताया यहाँ पर सी आकार के छल्ले होते हैं, तो यही हम लोग पढ़ेंगे। श्वास नली यह 5 इंच लंबी होती है, और इसमें सी आकार के छल्ले के कारण श्वास नली हमेशा खुली हुई रहती है। श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण उपकला के द्वारा होता है, यानी कि इसके अंदर जो होती है वो श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा जो है वो श्लेष्मा का निर्माण होता है, जिसके कारण ये चिकनी होती है। श्लेष्मा श्वास के साथ में आने वाली वायु को शुद्ध करती है, यानी श्लेष्मा जो होती है वो अशुद्धता को तो ग्रहण कर लेती है, और जो वायु होती है उसको अंदर ले जाने देती है। दूसरा भाग आता है निचले श्वसन तंत्र का, श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, और श्वसनिका यानी कि ब्रेंकियोल। श्वसनी को इंग्लिश में ब्रोंकाई बोलते हैं, श्वसनिका को ब्रेंकियोल बोलते हैं। ब्रेंकियोल कहाँ होती है? तो ये फेफड़ों में होती है, जैसे कि मैं आप लोगों को चित्र में दिखा देती हूँ। देखिए, ये श्वास नली है। उसके बाद में आगे की तरफ यहाँ इस तरीके से जाते हैं तो ये श्वसनी आती है, और आगे और जो भाग होते हैं वो श्वसनी काय होती है। तो ब्रेंकियोल्स जो है वो ये आप लोगों को यहाँ पर छोटे 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 दिख रहे हैं, ये सारे ब्रेंकियोल्स है जो ब्रांचेस की तरह है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। ब्रेंकियोल्स कहाँ होती है? तो फेफड़ों में होती है। फेफड़ों में वायु कूपिकाएं होती है, और कूपिकाओं के द्वारा ही गैसों का विनिमय होता है। तो गैसों का विनिमय मानव श्वसन तंत्र में किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। फेफड़ों का कौन सा भाग? तो वो वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाओं में शल की उपकला होती है, जो रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। तीसरा हमारा भाग आता है फेफड़े, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। पिंक कलर के होते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी, डायाफ्राम के ठीक ऊपर की तरफ होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, गुलाबी कलर के हैं, और ये डायाफ्राम है, और डायाफ्राम के ठीक ऊपर की तरफ ये दो यानी कि 2 फेफड़े यानी कि एक जोड़ी फेफड़े हमारे पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होता है, वो चौड़ाई में अधिक होता है। यानी राइट साइड वाला जो फेफड़ा होता है वो लेफ्ट साइड वाले से छोटा, और लंबाई में जो होता है वो अधिक लंबाई में छोटा होता है, चौड़ाई में अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों का फेफड़ा जो होता है वो महिलाओं के फेफड़े से भारी होता है। बायां फेफड़े में 2 भाग होते हैं, और दायां फेफड़ा 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बायां फेफड़े के 2 भाग होते हैं, और दाएं फेफड़े के 3 भाग होते हैं, और फेफड़ों के चारों ओर की झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब आगे हम लोग देख लेते हैं श्वसन की प्रक्रिया कि श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है, जब बाहर की वायु यानी कि जो ऑक्सीजन होती है जब नासा गुहा यानी हमारे नाक में आती है, तो नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर कहाँ जाती है? हमारे फेफड़ों में। फेफड़े कहाँ होते हैं? तो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी हुई होती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम यानी मध्यपट कहलाती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, डायफ्राम इंग्लिश में नाम है, मध्यपट हिंदी में। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर जो होते हैं वो शामिल होते हैं।
आगे देखते हैं डायाफ्राम जो होता है वो श्वसन मांसपेशियों के भाग होते हैं। मैंने बताया ना श्वसन तंत्र के 3 भाग होते हैं, एक ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और तीसरा आता है श्वसन मांसपेशियाँ। तो डायाफ्राम जो होता है वो श्वसन मांसपेशियों का ही भाग होता है। देखिए ये जो है वो आप लोगों के है श्वसन की पूरी कंप्लीट प्रक्रिया, जिसको मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में टू द पॉइंट बात करूंगी कि क्या है और क्या नहीं होता है, किस तरीके से। देखिए सबसे पहले जो वायु होती है वो अंदर की तरफ आती है। जैसे वायु अंदर की तरफ आएगी तो क्या होगा, फेफड़ा फूल जाएगा ना। और डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम इस तरीके से होता है। अब ये डायफ्राम क्या होगा, जैसे ही वायु अंदर आएगी तो पसलियां जो होती है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अंदर क्या होता है, वायु बढ़ जाती है, पसलियां बाहर आ जाती है, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है। वायु अंदर आ रही है इसीलिए अंतः श्वसन। दूसरी तरफ ये तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और इस प्रोसेस में 2 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही हम लोगों ने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया तो वायु क्या होती है, बाहर की तरफ आती है। जैसे ही वायु बाहर की तरफ आती है पसलियां कैसे हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है। और डायाफ्राम, डायाफ्राम की स्थिति पहले कैसी थी, ऐसी थी, और अभी ये अंदर की तरफ आ जाता है, क्योंकि देखिए जब हवा अंदर आ रही है तो ये पूरा फूल जाएगा और जब हवा बाहर जा रही है तो ये सारा सिकुड़ जाएगा। तो अंदर आने की प्रक्रिया अंतःश्वसन, बाहर निकलने की प्रक्रिया उच्चवसन। सिंपल सा प्रोसेस था, 7th क्लास की एनसीईआरटी के बुक में ये ड्राइंग आप लोगों के दी हुई है। अब देखिए जो अभी हम लोगों ने समझा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। अंतःश्वसन जिसको नी श्वसन भी बोलते हैं, नी श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर, और हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु क्या होती है, फेफड़ों के अंदर आ जाती है। जबकि उच्च वसन के समय पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर आती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर आ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस था। अब हम लोग देख लेते हैं नी श्वसन और उच्च वसन में कुछ और अंतर। श्वास अंदर लेना नी श्वसन है, उच्च वसन श्वास बाहर की ओर लेना। नी श्वसन सक्रिय प्रक्रिया है और उच्च वसन एक निष्क्रिय, यानी कि जो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं एक्टिव रहती है, लेकिन जब सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो एक्टिव नहीं होती है। नी श्वसन में 2 सेकंड का समय जो अभी मैंने बताया, उच्च वसन के समय 3 सेकंड का समय। आगे देखते हैं, श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो 2 स्तर में होती है। पहला आता है बाह्य श्वसन, दूसरा आता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है, तो गैसों का विनिमय होता है। ऑब्वियसली श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय होता है, तो हवा से भरी हुई कुपिकाओं तथा कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव में अंतर के कारण होता है। यानी कि आप लोगों को यहाँ कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट याद रखना है, आंशिक दबाव में अंतर होता है तो कौन सा श्वसन होता है, बाह्य श्वसन या आंतरिक श्वसन। तो आंशिक दबाव होता है तो बाह्य श्वसन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं आंतरिक श्वसन। तो गैसों का विनिमय कोशिकाओं में रक्त तथा उत्तकों के मध्य विसरण के माध्यम से। भाई अंदर की ओर हो रहा है तो रक्त और उत्तकों में ही होगा, विसरण के माध्यम से। तो देखिए बाह्य श्वसन आंशिक दबाव होता है गैसों के मध्य, और आंतरिक श्वसन जो होता है वो विसरण के माध्यम से गैसों का विनिमय होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं श्वसन दर। श्वसन दर क्या होती है, तो देखिए नवजात में 45 मिनट प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 45 बार जो है वो श्वसन करता है। वयस्क जो मनुष्य होता है वो 10 बार, और वयस्क जो होता है वो 15 मिनट, 15 प्रति मिनट आएगा, यहाँ पर आएगा, आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, 15 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 15 बार। और नींद में जब कोई वयस्क होता है तो वो 10 प्रति मिनट। और श्वसन दर का मापन स्पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ अन्य प्राणियों में भी श्वसन होता है, जैसे मछली, झींगा और सीप में क्लोम के द्वारा, छिपकली पक्षी मनुष्यों में फेफड़ों के द्वारा, केंचुए में त्वचा और टिड्डे मक्खी और तिलचट्टे में श्वास नली के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए नोट, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग द्वारा, मेडुला ऑब्लिगेटा द्वारा। और श्वसन कैसी प्रक्रिया होती है, श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है, और श्वसन के साथ में शरीर के भार में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं श्वसन में और दहन में अंतर, क्योंकि श्वसन के द्वारा भी हम क्या निकालते हैं, ऊर्जा, और दहन के द्वारा भी क्या निकलती है, ऊर्जा। क्या होता है, कैसे होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए श्वसन जो होता है वो सामान्य तापमान पर, यानी कि मनुष्य का जो सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री और श्वसन होता है। और दहन जो होता है वो उच्च ताप पर होता है। श्वसन धीमी प्रक्रिया होती है, दहन तेज होता है, फटाफट से हो जाता है। श्वसन पर एंजाइम का नियंत्रण रहता है और दहन में किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। श्वसन में एटीपी के रूप में ऊर्जा का संचय होता है, और दहन से CO2 वो पानी बनता है। ऊष्मा ऊर्जा जो होती है वो कभी कभी प्रकाश के रूप में मुक्त होती है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने श्वसन वाला जो कंप्लीट टॉपिक है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। देखिए, मैंने खुद ने भी रीट को क्वालिफाई किया है, रीट पात्रता परीक्षा 2022 साइंस मैथ सब्जेक्ट से, और मैं अपनी मार्कशीट आप लोगों के साथ में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ इसी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो ये नोट्स है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें अगर वो लोग रीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे नोट्स है और आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।